Listen up. Our today's topic, financial statement analysis. What this is all about, पहले हम लोग उसकी इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं. Financial statement analysis means what? Analysis of financial statements. संधि विच्छेद करो तो क्या होगा? Financial statement analysis का संधि विच्छेद करो तो क्या होगा? Analysis of financial statements. Sir, what are financial statements? Financial statements क्या होता है? Balance sheet and profit and loss account. अभी हम आप बोले सर ट्रेडिंग भी तो होता है. बिल्कुल. सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, फाइनल अकाउंट्स. कंपनी के केस में ट्रेडिंग एंड पीएल अलग अलग नहीं बनता है. कंपनी के केस में इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. दे फॉर्म द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी. दिस एक्चुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंटायरली अ डिफरेंट सब्जेक्ट एरिया ऑल टुगेदर. यहाँ पे हमको अकाउंट्स बनाना नहीं है. जो ऑलरेडी बना हुआ अकाउंट्स है, कंपनी का ऑलरेडी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना हुआ है, उनका एनालिसिस करना है. सर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात तो छोड़ दो. अगर आप कंपनीज की बात करते हो, कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है, मतलब पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, इनको यूज बहुत सारे लोग करते हैं. यूज का कंपनी का पीएल एंड बैलेंस शीट को स्टडी इन्वेस्टर्स करते हैं. जो लोग कंपनी में फर्दर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो लोग कंपनी को पैसा उधार दिए हैं, लेंडर्स, या और पैसा उधार देना चाहते हैं, वो लोग स्टडी करते हैं. क्रेडिटर्स, ये लोग एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन द कंपनी. बिफोर पुटिंग इन देयर फर्दर अमाउंट इनटू द कंपनी, वो लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे, वहां से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे कि वेदर हमको और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, निकल जाना चाहिए, उस कंपनी को और लोन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इस कंपनी को गुड्स उधार में बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए. ऐसा बहुत सारा और डिसीजन मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको. एंड और बहुत से लोग हैं जो लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना चाहते हैं. एनालिसिस डज नॉट मीन खाली रीडिंग. रीडिंग करने के बाद उन डिफरेंट टूल्स है, डिफरेंट हथियार हैं, उनको यूज करके एनालिसिस ड्रॉ करना. डिफरेंट टूल्स सारे अपने सिलेबस, बहुत से अपने सिलेबस में भी हैं. लाइक रेशियो एनालिसिस. रेशियो एनालिसिस हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस ही तो करते हैं. डिफरेंट रेशियोज होता है जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए बनाया गया है. एंड ये रेशियोज में हम लोग जो भी अमाउंट्स यूज करते हैं, कहाँ से आता है? कंपनी का पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट से ही आता है. रेशियोज बोल के पूरा एक चैप्टर है. कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अगेन अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो भी हमारे सिलेबस में है. एंड द नेक्स्ट 4 टॉपिक्स, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. इनकम स्टेटमेंट इज नथिंग बट पीएल. कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट. These are also tools of financial statement analysis. Apart from this और भी कई सारे हैं, बट ये अपने सिलेबस में इंक्लूडेड है बोल के मैं फिलहाल इन पे फोकस कर रहा हूँ. राइट? I'm not going to talk about ratio analysis today. I'm not going to talk about cash flow statement. We are going today about discussing about financial statement analysis tools से, मतलब comparative and common size balance sheet and comparative and common size income statement की बात करेंगे हम लोग. ये कैसे बनता है, क्या होता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग रिक्वायर्ड है, अगर इनको करने के लिए ना आपको कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए. कंपनी का बैलेंस शीट का फॉर्मेट वर्टिकल फॉर्म में होता है एज पर शेड्यूल 3. उसमें जो आइटम जिस सीक्वेंस में दिया रहता है उसी सीक्वेंस में लिखना. तो हम लोग फिलहाल एक काम करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट की बात करेंगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट की. ठीक है ना? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट नाउ. बैलेंस शीट का डिस्कशन तो फिलहाल इज नॉट आवर टॉपिक अंडर कंसिडरेशन. बैलेंस शीट का फॉर्मेट काइंड ऑफ आपको फिलहाल तो लर्न करना है. बैलेंस शीट का डिस्कशन एक सेपरेट चैप्टर में आएगा, दैट इज बैलेंस शीट ऑफ कंपनी. उसमें विल डिस्कस दैट किस आइटम के अंडर में क्या क्या आता है. यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो दिया हुआ है, क्या होता है ना, पर्टिकुलर्स कॉलम है, नोट नंबर का कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है? उसके बाद करंट ईयर का फिगर्स, प्रीवियस ईयर का फिगर. अब प्लीज ध्यान से सुनो, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का फिगर्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा. एंड मान लेते हैं बैलेंस शीट इसी फॉर्मेट में बना के भी दिया ऑलरेडी, मतलब बैलेंस शीट का आइटम्स पूरा सजा के दे दिया है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का फिगर्स दिया हुआ है.
हमारा टॉपिक क्या है? कंपैरेटिव बैलेंस शीट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरिजन करना है, एक साल का बैलेंस शीट को दूसरे साल के बैलेंस शीट से कंपेयर करना है। हमको करना क्या होगा कि हमको सोल्यूशन में 2 एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है। जो दिया हुआ है उसको तो एज कॉपी मार देंगे पूरा। मैं ये मान के बोल रहा हूँ कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है। 2 एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा लेना है? एक होता है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर मतलब मान लो ना यार, करंट ईयर में शेयर कैपिटल है 10 लाख, पिछला साल का 8 लाख, तो अपने हिसाब से एब्सोल्यूट चेंज में कितना आएगा? 2 लाख। हाँ या ना? परसेंटेज चेंज वाला ये एक्चुअली परसेंटेज रुपीज में नहीं है, प्लीज ये रुपीज में नहीं है, परसेंटेज में है। बैक में जो रुपीज लिखा था वो नहीं है, परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज का कॉलम कैसे आएगा पता है? 2 lakhs डिवाइडेड बाई 8 lakhs इंटू 100, मतलब एब्सोल्यूट चेंज बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100। मैंने क्या बोला? करंट ईयर में शेयर कैपिटल 10 लाख है, पिछला साल 8 लाख था, तो एब्सोल्यूट चेंज 2 लाख आया। कितना परसेंटेज चेंज हुआ कैसे पता चलेगा? जो एब्सोल्यूट चेंज वाला फिगर है डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर वाला फिगर इंटू 100। तो अपने एग्जाम्पल में कितना परसेंट आया? वो 25%। हाँ या ना? हर आइटम का बस यही करना है आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। पिछला साल था 5 लाख, इस साल है 4 लाख, ठीक है। इसका मतलब आपका रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने क्या बोला था? करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो ऑब्वियसली 1 लाख, लेकिन नेगेटिव फिगर है, माइनस में आएगा, तो माइनस में नहीं लिखे, हम उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। अभी 1 लाख नेगेटिव बाई 5 लाख इंटू 100 करोगे यार तो 20% है ना, लेकिन ब्रैकेट में आएगा वो। ये समझ में आ रहा है? या इतना इजी टॉपिक है? सारा आइटम्स बैलेंस शीट का ईच एंड एवरी आइटम का करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर हो जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। क्लियर? सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी है, टोटल में क्या करोगे? टोटल का भी अगेन सेम करंट ईयर माइनस प्रीवियस से एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। टोटल वाला परसेंटेज जो है ना, वो आप वर्टिकली ऐड अप करके मत ले आना, वर्टिकली ऐड करके मत लेना। उसका भी कैसे आएगा? एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर वाला टोटल इंटू 100। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हर आइटम का तो समझ में आ ही गया, टोटल का समझ में। टोटल में खाली इतना बोलना चाहता हूं, जितना हमारा परसेंटेज चेंजेस आया है, परसेंटेज चेंजेस, उसका टोटल वर्टिकली ऐड मत कर देना। उसका भी टोटल का एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर वाला टोटल इनटू 100। कंपैरेटिव बैलेंस शीट को क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। इस साल का बैलेंस शीट हर आइटम को पिछला साल से कंपेयर कर रहे हैं, कितना चेंज हुआ है, कितना परसेंटेज चेंज हुआ है, ये निकाल रहे हैं। दैट्स इट। क्लियर? आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। प्रॉब्लम कब होगी? जब बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में बना के नहीं दिया रहेगा, बैलेंस शीट खाली आइटम्स दे देगा ना, तब प्रॉब्लम होती है ना। तो शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, ऑब्वियसली याद करने को टेक्निकली लर्न ही करना पड़ेगा आपको। लाइबिलिटी साइड पहले है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में 3 ब्रॉड हेडिंग है, मेन हेडिंग बोलते हैं, जो कि बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ है। पहला क्या है? शेयर होल्डर्स फंड्स, दूसरा है नॉन करेंट लाइबिलिटीज, तीसरा है करेंट लाइबिलिटीज। ये मेन हेडिंग्स इसी सीक्वेंस में आएगी। पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, नेक्स्ट नॉन करेंट लाइबिलिटीज, नेक्स्ट करेंट लाइबिलिटीज। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर में 2 आइटम उसी सीक्वेंस में आएंगे, पहले शेयर कैपिटल एंड देन रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्लियर? यहाँ से एक वर्ड हट, इक्विटी हट जाएगा, शेयर कैपिटल आएगा, खाली वो इक्विटी वर्ड हटा दो, शेयर कैपिटल, बिकॉज इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ही आता है। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है, इसी सीक्वेंस में आएगा। फिर करेंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करेंट लायबिलिटीज,
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये भी इसी सीक्वेंस में आना होगा। दैट मीन्स और आपको लर्न करना पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस। क्लियर? दो इन आइटम्स के अंदर अगेन इनका ना नोट्स टू अकाउंट्स बनता है, वो हम लोग कंपनी बैलेंस में सीखेंगे किस आइटम के अंडर में कौन सा आइटम आता है, किस मेन हेडिंग में या किस सब हेडिंग में। मेन हेडिंग्स हो गई बोल्ड लेटर्स वाली, ठीक है, और ये जो अंदर में ए बी जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर क्रेडिट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म, ये होता है सब हेडिंग्स। इनके अंदर में कौन सा आइटम है उसको नोट्स अकाउंट्स में दिखाया जाता है, वो हम लोग कंपनी बैलेंस में सीखेंगे। क्लियर? एसेट्स, एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। क्लियर? उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर करंट एसेट। मतलब एसेट साइड में दो ही मेन हेडिंग है, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के हेडिंग में ये 6 सब हेडिंग है, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ये आपको लर्न करना पड़ेगा, लेकिन आई कैन हेल्प इट। क्लियर? बट अगर इसी फॉर्मेट में बैलेंस शीट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करना है एंड सबको सॉल्व करना है। 2 एक्स्ट्रा कॉलम कौन क्या क्या चीज का है, एक एब्सोल्यूट चेंज और एक परसेंटेज चेंज। दिस इज पोर्शन क्लियर? ये सम नंबर 1 अपने पास। विल सॉल्व दिस सम, प्रिपेयर अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एबी लिमिटेड, राइट। नंबर 1 वाला क्वेश्चन देखो, पूरा उसी फॉर्मेट में दिया हुआ है, अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके पहले सिर्फ एक बात ध्यान में रखना, सीबीएसई स्टूडेंट्स कौन हो यहाँ पे, सीबीएसई स्टूडेंट्स अभी फिलहाल आप लोग जब बैक फॉर्मेट बनाओगे ना तो प्रीवियस ईयर वाला पहले रखोगे, करंट ईयर को बाद में रखोगे। बाकी एवरीवन पहले करंट ईयर बाद में प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। सीबीएसई गाइडलाइंस लास्ट ईयर तो यही था कि पहले प्रीवियस ईयर रखा, करंट ईयर को बाद में रखा। बट एनीवेज हमारा एब्सोल्यूट चेंज का लॉजिक तो वही है, करंट माइनस प्रीवियस, ठीक है ना। फॉर्मेट ड्रॉ करिए सबको यहाँ तक, शुड स्टार्ट देन। तो इक्विटी लायबिलिटीज के हेडिंग के अंदर में सबसे पहला अपना क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर में शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल लास्ट ईयर इस ईयर कितना है, 36,000। लास्ट ईयर का कितना था, 30,000। एब्सोल्यूट चेंज 6,000। 6,000 by 30,000 into 100, 20%। आया समझ में? 6,000 by 30,000 into 100, 6,000 absolute change by previous year figure 30,000 into 100, that's the percentage change is 20%। नेक्स्ट आइटम क्या था, रिजर्व्स एंड सरप्लस, कितना था, इस साल 15,000 है क्या, लास्ट ईयर 12,000। चेंज कितना है, 3,000। 3,000 बाई 12,000 इंटू 100, 25%। समझ में आ रहा है? इस तरह से पूरा बैलेंस शीट को बनाना है आपको, राइट। अब बैलेंस शीट आपके सामने है ही, कंप्लीटेड, डू इट योरसेल्फ, हम कुछ नहीं कराएगा, डू इट योरसेल्फ। जहाँ तक के बच्चे कर लोगे। ट्रेड पेबल्स नेगेटिव में आएगा ना 3,000, तो परसेंटेज भी नेगेटिव में आएगा। अभी टोटल में आपने क्या किया, 88,500 आया टोटल, 74,000, और 88,500 माइनस 74,000 14,500। 14,500 डिवाइडेड बाई 74,000, हाँ या ना, इंटू 100 किया तो 19.59%, राइट। सिमिलरली बैसेट साइड वाला कंटिन्यू करो अपने आप, देख रहे सभी को हुआ कि नहीं कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक इज वेरी इजी, बट तभी तक इजी है जब तक अपने को बैलेंस शीट फॉर्मेट बना के दे दे, नहीं देगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है कि फॉर्मेट लर्न करना, 10 से 15 मिनट का काम है, लर्न करना, शांति से बैठोगे आराम से लर्न हो जाएगा। ये टॉपिक समझ में आया? बाकी तीनों टॉपिक बहुत ही ऐसा इजी है। हमने कहा था इसमें 4 चीजें, कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो गया, अब बनाना है सेकंड कॉमन साइज बैलेंस शीट। कॉमन साइज बैलेंस शीट फॉर्मेट मत देखो, एक बार बात को ढंग से समझो।
अगेन सेम केस, बैलेंस शीट दिया हुआ है, मान लो फॉर्मेट बना के, कॉमन साइज बैलेंस शीट में करना क्या होता है, एवरी आइटम ऑफ बैलेंस शीट should be calculated as a percentage of total of that year itself. Every item of balance sheet is to be represented, is to be calculated as a percentage of total of that year itself. Total of what? Total of balance sheet. हम मत बोलना सर एसेट का टोटल या लायबिलिटीज का टोटल, दोनों टोटल एक ही होता है ना यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट का हर आइटम को हिंदी में बोलते, पहले अंग्रेजी और बारी हो गई थी शायद। बैलेंस शीट के हर आइटम को बैलेंस शीट का टोटल से डिवाइड करना है इनटू 100 उसी साल। हाँ सर अब समझ में आया सर, तो हिंदी में आ गया ना, आपसे सबसे ज़्यादा ईजी हो जाता है। बैलेंस शीट के आप चेहरे पे हंसी, पहले तो टफ हो गया था चेहरा, देखिए क्या बोल रहे थे। बैलेंस शीट के हर आइटम को उसी साल का टोटल से डिवाइड इनटू 100, हर आइटम को टोटल से डिवाइड इनटू 100, हर आइटम को टोटल से डिवाइड इनटू 100। इसका मतलब एक बार समझ में आ रहा है दैट कॉमन साइज बैलेंस शीट में इस साल का पिछले साल से कोई लिंक ही नहीं है, हाँ या ना। इसका मतलब कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने देने के लिए क्वेश्चन में एक साल का बैलेंस शीट देगा तो भी तो बन सकता है, या कंपैरेटिव बैलेंस शीट 2 साल के बिना नहीं बन सकता है। For a comparison, I need to compare this girl with that girl। तब पता था हाँ लंबी है, नाटी है, मोटी है, बदमाश है, दुष्ट है, पढ़ाकू है, नहीं पढ़ाकू, बाकी बात है, whatever। कंपैरिजन 2 जन में भी कॉमन साइजिंग में 2 बैलेंस शीट नहीं चाहिए देखा जाए तो। हाँ 2 साल का दिया रहेगा तो 2 साल का भी कर सकते हैं, लेकिन इस साल का उस साल से कोई लिंक नहीं है। प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट का हर आइटम को, मैं हिंदी में बोलूंगा, प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट का हर आइटम को प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट का टोटल से डिवाइड इनटू 100 आए ना, और इस साल का हर आइटम को इस साल का टोटल से डिवाइड इनटू 100। कॉमन साइजिंग करने का मतलब है कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, कॉमन बेस, कॉमन डिनोमिनेटर से डिवाइड करना, कॉमन साइजिंग का ये मतलब। थोड़ा सा जिनके पास दिमाग है ना, थोड़ा सा, मेरे पास तो है ही नहीं, इसका मतलब इसे मालूम है क्या होगा, परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल हमेशा 100 ही आएगा। लास्ट मतलब परसेंटेज कॉलम का जो टोटल ना वो हमेशा 100 ही आएगा। इसमें परसेंटेज वाले कॉलम का टोटल हमेशा 100 ही आएगा। समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस बैलेंस शीट समझ में आ गया। 2 साल का फिगर देगा तो भी चलेगा, 1 साल का देगा तो भी तो कर ही सकते हैं। इज दैट पोर्शन क्लियर? अभी अपने काम करते हैं कि ऐसा समझकर कराएंगे जिसमें बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिया। जैसे अभी ये समय प्रिपेयर अ कॉमन सेंस बैलेंस शीट चिनॉय लिमिटेड फॉर द ईयर 31 मार्च 2019। 1 साल के बैलेंस शीट ये देखो, एंड हॉरिजॉन्टल वाले फॉर्मेट है, गुडविल, लैंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, पीआर, बैंक बैलेंस। आपके जस्ट नॉलेज के पता है, जैसे गुडविल इज अ पार्ट ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स अपने फॉर्मेट के हिसाब से, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ टैंजिबल एसेट्स। स्टॉक को ना उस बैलेंस शीट में इन्वेंट्री के नाम से लिखा है तो इन्वेंट्रीज लिखना होता है, राइट। डेटर्स एंड ट्रेड रिसीव्स आर अ पार्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों मिला के ट्रेड रिसीवेबल्स बनता है। ये आपको बैलेंस शीट का डिस्कशन जब करेंगे तब समझ में आएगा पूरा। बैंक बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों मिला करके शेयर कैपिटल। जनरल रिजर्व एंड पीएल अकाउंट दोनों मिला करके एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। संडे क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज के हेडिंग में ट्रेड पेबल्स। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो अपने को ना उस फॉर्मेट में बनाना है, बट इस फॉर्मेट का बैलेंस शीट दिया हुआ है, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना है। तो 1 साल का एक फॉर्मेट बनेगा, अमाउंट कॉलम एक ही रहेगा और एक परसेंटेज वाला कॉलम रहेगा, राइट। परसेंटेज बैलेंस शीट टोटल यहाँ तक पूरा फॉर्मेट ड्रॉ किए। क्विक अपना शेयर कैपिटल हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लाख, क्योंकि इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों मिला करके। अभी परसेंटेज कैसे, 4 लाख बाई 4,60,000 की बैलेंस शीट टोटल तो 4,60,000 है। आप वर्टिकल फॉर्मेट में करोगे तो भी तो वही आएगा ना, इंटू 100 कितना आया, 4 लाख डिवाइडेड बाई 4,60,000 जो बैलेंस शीट टोटल दिया है वही तो आएगा।
86.95 नहीं है, 96 है वो, ध्यान से देखो कि 95 के बाद में अगेन 6 है, तो 96%। ये करते वक्त ध्यान में ये रखना होता है लास्ट का लेकिन टोटल आपको 100 लाना है, वो अप्रोक्सीमेशन पॉइंट की बात करना अलाउड है। अभी आपका नेक्स्ट आइटम क्या है? रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी दो आइटम है, दोनों मिला के कितना है? 45,000 बाई 4,60,000, कितना परसेंट निकाले हो? 9.78, बिकॉज उसके तो 2 है, 9.78%। उसके नंबर 2 क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स तो करेंट लायबिलिटीज का पार्ट होता है, मतलब कि नॉन करेंट लायबिलिटीज की हेडिंग देंगे ही नहीं अपने, ठीक है। करेंट लायबिलिटीज में कौन सा हेडिंग देंगे? ट्रेड पेबल्स, नॉट सिंडिकेटर्स। सिंडिकेटर्स और ट्रेड पेबल्स के अंडर में आता है, ठीक है। उसका अलग से नोट्स टू अकाउंट्स बना के दिखाना होता है अपने को। उसमें कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाई 4,60,000 इंटू 100, 3.26। अब देखो आप खाली ना 26 लेकर के, लेकिन टोटल 100 हो रहा है कि नहीं, मतलब ये तीनों का सम टोटल 86.96, 9.78, 3.26। ये अगर 100 नहीं हो रहा, अपने को राउंड ऑफ करना पड़ता है, कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। 100% आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। बस इसी तरह से एसेट साइड को कंप्लीट करो। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स में पहले फिक्स एसेट्स, उसके अंदर में पहले आपका हेडिंग होगा फिक्स्ड एसेट्स, उसके अंडर में टैंजिबल। आपको एक बात बता दूं, ये जो टैंजिबल एसेट अपने लिख रहे हैं ना, एक्चुअल में हेडिंग का नाम है फिक्स्ड एसेट्स प्रॉपर की जगह नाम हो गया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स्ड एसेट्स के जगह एक्चुअली चेंज होके ये हो गया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बट मैं फिलहाल एक बार नहीं लिखा रहा हूँ, लेट अस सी व्हाट द काउंसिल सेज, ठीक है। काउंसिल अगर बोलेगा अपने को वो लिखना है तो अपने वो लिखेंगे, ठीक है ना। टैंजिबल में क्या है? खाली लैंड एंड बिल्डिंग। टैंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग है 1,84,000 डिवाइडेड बाई 460 इंटू 100, 40%। नेक्स्ट आएगा इनटैंजिबल। इन सब के अंदर में जो आता है बार बार क्या बोल रहा हूँ, वो नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना होता है, ठीक है ना, विच इज नॉट राइट नाउ अ कंसर्न टू डू। 80,000 डिवाइडेड बाई 4,60,000 इंटू 100, 17.39%। इस तरह से आगे करो। अब स्टॉक तो इन्वेंट्री स्केटिंग में आ गया। ट्रेड रिसीवर्स में डेटर्स एंड बिल्स दोनों ऐड करके 1,28,800, कितना परसेंटेज आ रहा है? 28 पूरा पूरी, झूठ मत बोलना, आप लगेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस 21,200, कितना? 4.61%। टोटल 4,60,000 और ये परसेंटेज और टोटल 100% आ रहा है कि नहीं चेक कर लो। ये होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। समझ में आया क्या? इजी। अब इसमें अगर 2 साल कह रहा है तो आप क्या करते हैं? 2 साल का बनाया तो कोई दिक्कत नहीं है, isn't it? तो अभी देखो हम लोग ना बैलेंस शीट का दोनों पोर्शंस, वन इज कंपैरेटिव बैलेंस शीट, वन इज कॉमन साइज बैलेंस शीट। आई होप इट्स डन, इट्स वेरी क्लियर। अब आता है इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में अगेन दोनों चीज, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर्मेट की बात तो बाद में करता हूं। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? वही सेम 2 साल का फिगर रहेगा, वो छापना है। उसके बाद एक एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम आ जाएगा, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर इंटू 100, परसेंटेज चेंज आ जाएगा। हाँ या ना?
प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी आएगी विद रेस्पेक्ट टू द फॉर्मेट, बिकॉज पीएल अकाउंट एक पूरा अलग फॉर्मेट है। पहली बात अकाउंट है ही नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल होता है, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंड 31 मार्च जो भी है, नोट नंबर कॉलम ऑब्वियसली अपने को जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं बनाएंगे अपने। इसमें क्या होता है, पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज नथिंग बट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नथिंग बट सेल्स, एंड मेक श्योर ये ना नेट सेल्स लेते हैं हम लोग यहाँ पे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है नेट सेल्स, मतलब कोई भी क्वेश्चन में सेल्स दे देगा, सेल्स रिटर्न भी दे देगा, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करने के बाद में जो आता है वो लिखते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट तो वही है, समझ में आ गया ना कि 2 साल का दिया हुआ है, करंट ईयर पहले लेंगे, देन प्रीवियस ईयर लेंगे, देन एब्सोल्यूट चेंज, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज आ गया, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। मैं तो अभी आपको फॉर्मेट डिस्कस कर रहा हूं थोड़ा सा फॉर्मेट, लेकिन एक्चुअली में आपको याद करना होता है, कोई ऑप्शन नहीं है और फिलहाल। वेल सो सबसे पहले नेट सेल्स है मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद में क्या है अदर इनकम। जो भी और इनकम होती है, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सब कुछ अदर इनकम की कैटेगरी में आ जाती है। दोनों मिला के क्या होता है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के बाद लेस एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, मतलब रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स कंज्यूम, उसके बाद परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसका चेंजेस इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड, सब क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, मान के चलते हैं फिलहाल। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, इसके अंडर में एम्प्लॉयज का सब कुछ, वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब कुछ। फाइनेंस कॉस्ट में इंटरेस्ट, बैंक लोन का इंटरेस्ट, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, ये सब। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, बाकी जो खर्चा आप जानते हो सब अदर एक्सपेंसेस में। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब कुछ किस कैटेगरी में आ जाता है अदर एक्सपेंसेस। तो हमने क्या बोला, पहले रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस पे अदर इनकम, क्या आ गया टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के बाद में पॉइंट नंबर 4 है एक्सपेंसेस, पॉइंट नंबर 4 का टोटल हो जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आएगा 3 माइनस 4, 3 मतलब क्या था टोटल रेवेन्यू, 4 मतलब क्या था टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्लियर। इसमें भी वही चीज है, अगर एब्सोल्यूट चेंज अगर माइनस में आया तो माइनस में लिखेंगे, अगर करंट ईयर का फिगर छोटा है, प्रीवियस ईयर फिगर बड़ा था, तो एब्सोल्यूट चेंज में किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और फिर परसेंटेज चेंज भी माइनस में आएगा। वो सब तो नॉर्मल है, मैं तो अभी जस्ट फॉर्मेट डिस्कस कर रहा था, जैसे बैलेंस शीट बनाई थी भी वैसे ही बनता है, कोई दिक्कत। पहले वो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं पहले, साथ साथ में कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ये क्या है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में 2 मिनट सुन लो, हिंदी से शुरू करता हूं। पीएल के हर आइटम को, पीएल के हर आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है, इनटू 100 करना है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में या कॉमन साइज पीएल में भी इस साल का उस साल से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, इस साल के पीएल के हर आइटम को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है, इनटू 100 करना है, दैट्स इट। अब यहां एक चीज है, पीएल में एक आइटम तो खुद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, हाँ या ना। पीएल में एक आइटम तो भाई साहब खुद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही होता है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, तो वो तो हमेशा 100 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा, 100 आएगा। बात समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का तो हमेशा 100 ही आएगा ना यार, क्योंकि उसको उससे खुद से तो डिवाइड करना है, इनटू 100 निकालना है। बाकी सारा आइटम्स, चाहे वो अदर इनकम है, चाहे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, परचेजेस है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, जो भी आइटम है सबको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करना है, इनटू 100 करना है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, कॉमन साइज पीएल के, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। इसमें भी 2 साल से मतलब ही नहीं है, समझ में आ गया, टॉपिक क्लियर है। कंपैरेटिव पीएल, कॉमन साइज पीएल दोनों क्लियर है, सॉल्व करते हैं आपने।
एक दो इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक काम करते हैं, नंबर 10 का कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं अपने। प्रिपेयर अ कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्सेल लिमिटेड। सेल्स रिटर्न, ये दोनों समझ में आ रहा है क्या होगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करके आ जाएगा, हाँ या ना? उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब ये तो एक्सपेंसेस में आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी ये जो है ना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तीनों आइटम्स किस में आ जाएगा? क्या बात है, अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम अदर इनकम में आ जाएगी। समझ में आ रहा है एवरीवन? चलो फॉर्मेट ड्रॉ करना शुरू करो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट मतलब 1,80,000 माइनस 36,000 1,44,000। अभी 1,44,000 डिवाइडेड बाई 1,44,000 इंटू 100 मारोगे तो 100 ही आने का है। अदर इनकम में नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ना हमारी 1,512 डिवाइडेड बाई 1,44,000 इंटू 100 1.05% आ रहा है। ये हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। वन प्लस 2 1,45,512 101.05। कोई शक? नंबर 4 क्या हेडिंग है? क्या हेडिंग होता है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में अपने यहाँ पे क्या क्या है? एक है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो उसी नाम से ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,00,800 डिवाइडेड बाई कितना? 1,44,000 इंटू 100 कितना परसेंट? 70%। उसके बाद याद है क्या डिस्कस किए थे? बाकी सब कुछ क्या है? अदर एक्सपेंसेस हैं। अदर एक्सपेंसेस में 8,640 था, ऑफिस एडमिशन सेलिंग एडमिशन का 4,536 प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का 2,880, कितना टोटल? 16,056। कितना परसेंट आ रहा है? 11.15। ठीक है, बस और तो कुछ है नहीं एक्सपेंसेस में। चलिए टोटल मारिए। कितना हो रहा है? 116,856। अब इसमें समझो ये 116,856 आया डिवाइडेड बाई 1,44,000 इंटू 100 करोगे तो भी वही आएगा जो आप इन दोनों को वर्टिकली टोटल करोगे तो आएगा। ये कॉमन साइज में होता है सर, ठीक है? 81.15% ये हो गया टोटल। उसके बाद नंबर 5 प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 माइनस 4, 3 का टोटल माइनस 4 का टोटल। That is 28,656 divided by 1,44,000 into 100 कितना आ रहा है? 19.9%। अभी एक छोटी सी बात ध्यान से फटाफट सुनो आप। इस सम में प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही निकाले हम लोग, टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है।
कई सम्स में देखोगे ना टैक्स बता देगा, सिर्फ अमाउंट नहीं बताएगा, खाली बोलेगा टैक्स 30% या 40% या 50%। तो किसका होगा वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया ना उसके ऊपर उतना परसेंटेज। जैसे मान लो इस समय का टैक्स रहता ना तो हम लोग क्या करते हैं, लेस टैक्स, अभी मान लो 40% या 50% जो भी होता है किसका निकालते हैं, इस 28,656 का लिखते हैं, राइट। फिर उसका भी परसेंटेज, फिर जो बचता वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता। समझ में आ रहा है? इनकम स्टेटमेंट बनाना समझ में, ये कॉमन साइज था, कंपैरेटिव इजीली हो ही जाएगा। कैसे? एब्सोल्यूट चेंज और एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर 200 करोगे तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, हो जाएगा आराम से। दिस इज अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। अभी इसमें एक दो चीज और से ध्यान रखो, जैसे आप सम नंबर 4 में आओ एक बार जेटी मैथ में, जैसे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस दिए नंबर 4 में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस दिए हैं, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हैं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एक बार कि एक लिखो आप कॉपी में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल्स टू, क्या क्या होता है। जिन लोगों ने रेशियो क्लास अटेंड किया तो उनको याद होगा, इट्स ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस परचेज रिटर्न्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते वक्त इंक्लूड हो जाता है। मतलब जैसे यहाँ पे दिया है नंबर 4 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस अलग से भी दिया है। तो बोले ना आप डायरेक्ट एक्सपेंस को लोगे ही नहीं, आप सम सॉल्व करते हैं, क्यों नहीं लोगे? बिकॉज वो ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस में इंक्लूडेड है वो। अच्छा, अभी मान लो कोई सम्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया एंड अलग से दे दिया डायरेक्ट वेजेस या कैरेज इनवर्ड्स। बस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? यही तो होता है, डायरेक्ट वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, दिस आर कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जहाँ लिखे हो ना वहीं पे एरो देके लिख लो। डायरेक्ट एग्जांपल क्या होता है? डायरेक्ट वेजेस, कैरेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब बता, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का एग्जांपल डायरेक्ट वेजेस या फिर कैरेज इनवर्ड्स एटसेट्रा, ये सब होता है, ठीक है। तो क्या बोलना चाहते हैं, अगर कोई सम में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन दे दे एंड कैरेज इनवर्ड दे दिया तो कैरेज इनवर्ड को भी नहीं लेना, इग्नोर करना है उसको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलो उसके बाद इस समय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोला है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो लेंगे ही अपने, वो तो अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। टैक्स रेट बोला है 40%, टैक्स किस पे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40%। समझ में आ रहा है? सो नंबर 4 विल ऑल्सो बी होमवर्क।